हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टेट 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह क्लास होगा यह पार्ट 2 वीडियो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले वीडियो पर मैंने पार्ट 1 वीडियो लेकर आया था जिसमें 50 प्रश्नों कवर किया गया था। तो आज की इस पार्ट वीडियो पर 100 प्लस MCQ टेस्ट को कवर करेंगे। और आज का जो हमारा यह वीडियो होगा यह झारखंड के भूमि संबंधी कानून से संबंधित जो आपके CNT एक्ट है उनसे संबंधित सवाल है ये सारे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पे 50 प्रश्नों कवर किया जा चुका है, तो चलिए आज के इस बचे हुए सवाल को कवर करते हैं। तो पिछले वीडियो पे हमारा जो 50वां सवाल था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान किया जाएगा, तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। यह सवाल यह आंसर था जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं 51वां सवाल से। तब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय पे की जा सकती है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय पर अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो बंदोबस्त पट्टे द्वारा, बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती है बंदोबस्त पट्टे के द्वारा की जा सकती है। फ्रेंड्स, CNT एक्ट से जो है आपके एग्जाम पर जो है सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, 3 से 4 सवाल तो आप सवाल होंगे, यानी दोनों वीडियो का अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो राज्य सरकार विधि निर्माण करेगा। कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाया जाता है? तो कोरकर भूमि पर जो है 4 वर्ष तक जो है मालगुजारी नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है यह किस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 के तहत जो है अधिनियमित किया गया है। CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? तो किस धारा के अधीन किया गया है? तो धारा 5 के अधीन किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 5 के अधीन। CNT एक्ट मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है? तो यह जो CNT एक्ट है यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 से प्रभावित है। CNT एक्ट किससे प्रभावित है? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897, यानी बंगाल का जो काश्तकारी अधिनियम है यह कब प्रारंभ हुआ, यह कब प्रारंभ किया गया था? तो 1897 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के उद्देश्य क्या हैं? तो CNT जो एक्ट के उद्देश्य की बात करें तो छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जनजातीय समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना और जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ABC जो है तीनों इनके CNT एक्ट का उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सही कथन हो जाएंगे आपका CNT एक्ट के संदर्भ में ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी A और B जो है दोनों ही कथन सत्य है CNT एक्ट के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है कथन कि भारतीय संविधान के 66वें संशोधन 1990 के द्वारा CNT एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अतः संसद को ही इसमें संशोधन करने की अधिकार है, यानी A और B दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय, उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजाति को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके D आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय, उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजाति को दिया जा सकता है? तो धारा 49 के तहत जो है खनन कार्य के लिए या विक्रय उद्योग के लिए जो है गैर जनजाति को जमीन दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की धारा 49 के संदर्भ में सही क्या है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है ABC जो है तीनों कथन सही है, यानी झारखंड द्वारा वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया है। CNT एक्ट की धारा 49 में कब संशोधन किया गया है? 2016 में किया गया है।
अब उद्योग खनन कार्य के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। यह संशोधन करा गया है कब? तो 2016 में, धारा 49 में। सी पर कथन है कि साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। ऐसा संशोधन किया गया है 2016 में, धारा 49 में यह संशोधन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है CNT एक्ट के संदर्भ में सही क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके A, B और C जो है तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो सही कथन को पढ़ लेते हैं कि इस अधिनियम की धारा 71 के क के अनुसार किसी जनजातीय भूमि का किसी गैर जनजाति के अंतरण किए जाने पर इसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है और इस धारा के तहत क्षतिपूर्ति के द्वारा किसी जनजातीय जमीन को गैर जनजाति को अंतरित किया जा सकता है। तो किसके तहत? तो CNT एक्ट के संदर्भ में ऐसा है। इसके बाद है कि झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे SR कोर्ट में दायर होंगे। तो आपको ये तीनों जो है यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम व वैधीकरण हेतु बिहार अधिनियम सूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया है? विनियमन अधिनियम पारित किया गया है अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम हेतु। तो यह कब किया गया है? तो 1969 ईस्वी में किया गया है। किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम व वैधीकरण हेतु बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया है? तो 1969 में पारित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसने सरकार को सिफारिश की कि किसी भी परियोजना, खनन, विद्युत व अन्य की स्थापना हेतु अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का विस्थापन न हो? तो यह 2005 में प्रावधान किया गया है। 2005 के तहत किया गया। आपको याद रखना है विस्थापन को रोकने हेतु कब ऐसा अधिनियम बनाया गया है? तो 2005 में बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है वर्ष 1894 में सार्वजनिक हित के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया। इसके संदर्भ में इनमें से सही क्या है? तो आपको सही कथन का चयन करना है और सही जो है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया जो है कि उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों कथन जो है सत्य है कि इस कानून में सन 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करके इसे भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 किया गया। इस अधिनियम में रक्षा, उत्पादन, ग्रामीण अवसंरचना विकास, ऊर्जा, आवास, औद्योगिक गलियारा तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु 70 से 80% भूस्वामियों की सहमति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत निम्न में से सही कथन क्या है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा यानी उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि का स्वामी माना गया जिसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज हो, वह व्यक्ति जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त हो तथा वह व्यक्ति जिसे पट्टा जारी करने का अधिकार हो, उसे जो है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है सन 1982 तथा 1986 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 7 और 76 की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में निम्न आधार पर चुनौती दी गई है। तो 7, 8 और 76 की वैधानिक जो सर्वोच्चता है भाई छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में, तो इस पर क्या क्या चुनौती दी गई है? तो इसके अंतर्गत महिलाओं की समानता के अधिकार तथा जीवन के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूटकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के आधार पर वंचित कर दिया गया है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी तीनों जो है आपका चुनौती दी गई है किसके तहत? तो 1982 तथा 1986 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 7, 8 और 76 की वैधानिकता को जो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो ये तीनों पॉइंट जो है आपके इस पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है CNT एक्ट के संदर्भ में निम्न कथन सही है। आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है अभी तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं, सही है। इसमें प्रथम संशोधन 1920 ईस्वी में तथा अंतिम संशोधन 1995 में किया गया है, ये भी कथन सही है। और इस अधिनियम द्वारा ठेठ यानी बेकारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया तथा लगान की दरें कम की गई। यानी ABC तीनों कथन जो है CNT एक्ट के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट सवाल है किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण कि उसके ब्याजों के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा, इसे क्या कहते हैं? तो भुगतबंध बंधक कहते हैं। भुगतबंध बंधक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा CNT एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इधर धारा दिए हैं और इधर आपको
परिभाषाएं दिया हुआ है। तो इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है, तो डी जो है गलत है, जबकि आपका ए, बी और सी जो है सही है। तो सही कथन जान लेना है कि धारा 3 पर क्या है, तो परिभाषाएं हैं। अस्थायी भूधृति, वंशगत भूधृति, ये भी आपके सही है। और पुनर्गाही भूधृति किसे कहते हैं, तो वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए, उन्हें पुनर्ग्राही भूधृति कहते हैं। और अस्थायी भूधृति जो होते हैं, वंशगत भूधृति को अस्थायी भूधृति कहते हैं। और धारा 3 पर जो है सीएनटी एक्ट का परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सही है, तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो ये जो फ्रेंड्स तीनों कथन आपके सही है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा कि धारा 4 में काश्तकारों के 4 वर्ग भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खूट कट्टीदार का वर्णन करा गया है। रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत तथा खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ऐसे काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो दर रैयत कहलाता है, यानी आपके ए, बी, सी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, सीएनटी एक्ट में रैयत से संबंधित अध्याय है। सीएनटी एक्ट से संबंधित जो रैयत से संबंधित मतलब किस अध्याय पर जो है रैयत का प्रावधान किया गया है, तो अध्याय 4 पर। अध्याय 4 पर जो है रैयत से संबंधित अध्याय है आपका अध्याय 4। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सवाल है। अध्याय 4 सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 19। धारा 19 पर जो है आपका रैयतों के अधिभोगाधिकार का उल्लेख है, बंदोबस्त रैयत के अधिभाग अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है, धारा 21 में उल्लिखित भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के निम्न अधिकार का उल्लेख है। तो रैयत अधिभोगाधिकार वाले अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है, ये भी सही है आपका। वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु कर सकता है, ये भी आपका जो है उल्लेखित किया गया है, धारा 21 में उल्लेखित है। इसके बाद धारा 21 में यह भी उल्लेखित है कि वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु कर सकता है। और व्यापार व कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में भी अपनी भूमि का प्रयोग कर सकता है। यह 21 पर वर्णित किया गया है, यानी आपका ए, बी, सी तीनों जो है कि धारा 21 में उल्लेखित भूमि के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल है, वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 21 के क के अंतर्गत। अब यहाँ पर वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 के क में है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सही नहीं है, आपको जो सही नहीं है उसका चयन करना है। तो डी पर जो दिया हुआ है आपका डी सही नहीं है, जबकि ए, बी, सी जो सही है। तो ए पर दिया हुआ है कि अनाधिभोगी रैयत का उल्लेख सीएनटी एक्ट के अध्याय 6 में किया गया है। अध्याय 6 में किसका वर्णन किया गया है, तो अनाधिभोगी रैयत का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है सीएनटी एक्ट की धारा 38 में अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा का उल्लेख है। सीएनटी एक्ट की धारा 38 में अनाधिभोगी का, ये भी आपका सही है। और अध्याय 6 पर जो है सीएनटी एक्ट के अध्याय 6 में अनाधिभोगी रैयत का उल्लेख किया गया है और अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान यह धारा 38 में है। नेक्स्ट सवाल है, अनाधिभोगी रैयत तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, अनाधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। ए, बी, सी तीनों जो है सही है, जबकि डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सीएनटी एक्ट में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख किस अध्याय में है, तो अध्याय 8 पर है। अध्याय 8 पर जो है सीएनटी एक्ट में जोतों और भूधृतियों के पट्टे का अंतरण का उल्लेख है। अब पट्टे का अंतरण का उल्लेख कितना अध्याय पे है, तो अध्याय 8 पर है। नेक्स्ट सवाल है, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा पाने का हकदार होगा, जिसमें उसकी जोत की भूमि का परिमाप और सीमाएं, लगान की रकम, पट्टे की कोई विशेष शर्त आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो यह जो है किस धारा के तहत यह प्रावधान करा गया है, तो धारा 44 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा 44 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है, तो धारा 48। धारा 48 पर जो है भूहरी भूधृति के अंतरण का प्रबंध का उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी कथन जो है सही है कि सीएनटी एक्ट के अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध है। अध्याय 9 पर धारा 52 के अनुसार अधिभारी द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत पर 4 किस्तों में किया जाएगा, ये भी आपका सही है। और धारा 53 के अनुसार लगान का भुगतान माल कचहरी में डाक मुद्रादेश द्वारा उपायुक्त के माध्यम से
किया जा सकता है, यानी ए बी सी तीनों जो है आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा में लगान से बकाये का काश्तकारी का प्रथम भार होने का उल्लेख है? तो धारा 60 पर, धारा 60 पर जो है प्रथम भार होने का उल्लेख है लगान से बकाये के काश्तकारी द्वारा। नेक्स्ट सवाल, CNT एक्ट की किस धारा में वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण का उल्लेख है? वस्तु रूप में देय लगान का, यानी उसका जो लगान को चुकाएंगे वस्तु रूप में कोई भी वस्तु देकर चुकाएंगे, तो CNT की किस धारा में वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण का उल्लेख है? तो धारा 61 पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स CNT एक्ट की धारा 63 में भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर भूस्वामी 6 मास कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों के दंड का भारी होगा, ये सही है। धारा 63 को में बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाने का उल्लेख है। यह पट्टा 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधित रैयत और दूसरी प्रति जो है जिले उपायुक्त को भेज दी जाएगी, यह भी सही है। और धारा 63 ख के अनुसार बंदोबस्त किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों की समयावधि तक खेती न की गई हो तो जिले का उपायुक्त ऐसी भूमि का बंदोबस्त रद्द करने तथा पुनः बंदोबस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। तो ये आपका जो तीनों ABC कथन जो है सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 84 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन दोनों कथन जो है सही है। तो CNT एक्ट की धारा 80 में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति है। 80 के तहत क्या होगा? अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देगा। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र संपदा या भूधृति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देती है। नेक्स्ट सवाल है, जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व अधिकार के आदेश का उल्लेख CNT एक्ट की किस धारा पर है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जल के विषय में सर्वेक्षण करने का, तो जल के विषय पर सर्वेक्षण करने का जो है धारा 82 पर, धारा 82 पर क्या है? जल के विषय में संरक्षण करने का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल है, मिलान करें। तो धारा 86 पर क्या कहा गया है कि लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले विवाद के मामले धारा 86 पर उल्लेख है। धारा 87 पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थित किया जाना धारा 87 पर उल्लेख है। धारा 91 पर है कि अधिकार अभिलेख के आदेश के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। कितना माह तक? 6 माह तक। और यह प्रावधान धारा 91 पर किया गया है। और धारा 92 पर है कि अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है धारा 92 पर, यानी आपके जो है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 कूट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे, कृषक भूमि या वास भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है? तो धारा 66 के तहत, धारा 66 के तहत जो है भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन असत्य है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स A, B और C तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका असत्य है। तो तीनों को पढ़ लेते हैं कि CNT एक्ट की धारा 67 क में कोड़कर में समपरिवर्तित भूमि के लगान में निर्धारण का उल्लेख है। कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दे नहीं होगा, ये भी सत्य है। और 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोड़कर भूमि पर लगान की दर गाँव में तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से अनधिक इस दर के आधे से अधिक नहीं होगी। तो ABC तीनों जो है आपके सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की धारा 68 में काश्तकार को किसी बिक्री या किसके आदेश के सिवाय उनकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। तो यह जो प्रावधान किया गया है तो यह उपायुक्त करेंगे यह कि CNT एक्ट की धारा 68 में काश्तकार को किसी बिक्री उपायुक्त के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी को बेदखल नहीं किया जा सकता, यानी बेदखल कौन करेंगे? तो उपायुक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तो आपको धारा भी याद रखना है, धारा 68 में, धारा 68 के काश्तकार के तहत। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के अभ्यर्पण का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा 72। धारा 72 पर जो है रैयत द्वारा भूमि के अभ्यर्पण का उल्लेख है। तो कितना धारा पर है यह अभ्यर्पण? तो धारा 72 पर। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के परित्याग का उल्लेख है? तो भूमि के परित्याग का उल्लेख है धारा 73 पर। धारा 72 पर हो गया आपका भूमि का अभ्यर्पण का उल्लेख है, और धारा 73 पर रैयत के द्वारा भूमि के परित्याग का उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण का उल्लेख है? तो लगानों के निर्धारण का उल्लेख है अध्याय 12 पर। अध्याय 12 पर है कि अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण का उल्लेख
अध्याय 12 पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के किस अध्याय में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अध्याय 16 पर। अध्याय 16 पर जो है संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन का चयन करना है। तो सी पर जो है फ्रेंड्स की उपरोक्त दोनों यानी दोनों कथन जो है आपका सही है। तो दोनों कथन को देख लेते हैं। क्या है कि धारा 135 के अधीन वादों तथा आवेदनों की सुनवाई हेतु उपायुक्त अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकेगा तथा प्रत्येक सुनवाई और विनिश्चय खुले न्यायालय में होगा। यह धारा 135 के अधीन। नेक्स्ट सवाल है कि नेक्स्ट पॉइंट है, धारा 136 के अधीन वाद या आवेदन जिले के राजस्व कार्यालय में, उप कलेक्टर के कार्यालय में तथा सक्षम राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दिया जा सकेगा। तो ए और बी दोनों कथन जो आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा में उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों के लागू किए जाने का उल्लेख है? तो धारा 180 पर। धारा 180 पर डिक्रियों और आदेशों को लागू किए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा में उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश को लागू करने में कुर्की और विक्रय से छूट का प्रावधान है? कुर्की और विक्रय से छूट का प्रावधान किस पर है? तो धारा 186। धारा 186 जो है आपका कुर्की और विक्रय पर छूट से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट की किस धारा में कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश के निष्पादन का उल्लेख है? तो धारा 194 पर इसका उल्लेख किया गया कि आदेश उपायुक्त जो है बेदखली या कब्जा दिलाने पर जो है अपने आदेश का निष्पादन करेंगे, धारा 194 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है? तो परिसीमा का उल्लेख है अध्याय 17 पर। अध्याय 17 पर परिसीमा का उल्लेख है। CNT एक्ट की धारा 240 में मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध के संदर्भ में निम्न कथन सही है, यानी कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो डी पर जो दिया हुआ है फ्रेंड्स की सभी कथन जो उपरोक्त सभी जो है आपके सही कथन दिया हुआ है, यानी कोई मुंडारी खूट कट्टीदार अभिधृति या उसका भाग न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरण होगा। CNT एक्ट की धारा 240 में मुंडारी खूट कट्टीदार के बारे में। इसके बाद है कि मुंडारी खूट कट्टीदार अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई बंधक जो भुगत बंध बंधक के रूप में 7 वर्षों से अधिक न हो विधिमान्य नहीं होगा। किसी मुंडारी खेतीहार को रैयत के रूप में खेती करने हेतु दिया गया हो, इसके सिवाय मुंडारी खूट कट्टीदारी अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई पट्टा विधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, कोई मुंडारी खूट कट्टीदार अपने भूस्वामी की सहमति के बिना भी काश्तकारी या संपदा की भलाई हेतु निम्न प्रयोजनों के लिए अंतरण कर सकेगा? तो किसके कर सकेगा? तो सभी प्रयोजनों पर कर सकता है, यानी ABC तीनों पर, कि किसी खैराती, धार्मिक या शैक्षिक प्रयोजन से अंतरण कर सकेगा, विनिर्माण या सिंचाई के प्रयोजन से अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि तक पहुंच के लिए अंतरण कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे युक्त प्रयोजनों का उल्लेख धारा 241 में किया गया है। ये जो प्रयोजन है, प्रयोजन का उल्लेख धारा 241 में किया गया है, यानी सभी जो है इसके संदर्भ में सही है। अगला सवाल है, संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख CNT एक्ट की किस धारा में है? संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख तो धारा 257 पर। धारा 257 पर जो है संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख का वर्णन किया गया है। साक्ष्यों या दस्तावेजों के पेश किए जाने का उल्लेख CNT एक्ट की किस धारा पर है? तो धारा 263 पर है। साक्ष्यों या दस्तावेज का जो पेश किया जाएगा CNT एक्ट किस धारा में? तो धारा 263 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख CNT एक्ट की किस धारा पर है? तो धारा 265 पर। धारा 265 पर जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख करा गया है धारा 265 पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 103 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है, और इसका जो है फ्रेंड्स PDF जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।